नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की बढ़ती मुश्किलों से, क्योंकि मुख्यमंत्री की पेशी भी आज होनी है ईडी के सामने। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री है राजकुमार आनंद। उनके घर पहुंची है ईडी की टीम। मंत्री के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास पर ईडी की सर्च जो है वो जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस फिलहाल ये बताया जा रहा है और हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजने का आरोप इसमें लगा है। राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक बने थे और इससे पहले उनकी पत्नी बीना आनंद भी इसी क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जगह राजकुमार आनंद को कैबिनेट में शामिल किया था और अब उन पर शिकंजा कसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री हैं राजकुमार आनंद। उनके घर पर ईडी की टीम पहुंची है यहाँ पर और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मंत्री की जो सिविल लाइन स्थित आधिकारिक आवास है वहां पर ईडी की सर्च जारी है। मुकेश सिंह सेंगर का हम रुख करते हैं जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं राजकुमार आनंद, जो कि सामाजिक कल्याण मंत्री भी हैं, इनके ठिकानों पर आज सुबह जो ईडी की छापेमारी है वो शुरू हुई है और उनका जो आवास है सिविल लाइंस में, उनके आवास पर छापेमारी हो रही है। इसके अलावा दिल्ली और कुछ और जगहों पर 12 ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। ये मामला डीआरआई से जुड़ा हुआ है। डीआरआई ने उनके खिलाफ एक चार्जशीट पेश की थी जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने कुछ सामान इंपोर्ट करने के नाम पर जो कस्टम की ड्यूटी है वो बड़े पैमाने पर चोरी की है। करीब 7 करोड़ की कस्टम की ड्यूटी जो है वो चोरी की, वो पे नहीं की गई। और इस लेन देन में जो हवाला चैनल्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाला चैनल, उनका इस्तेमाल किया गया। ये पैसा चीन से आया। तो इसको लेकर डीआरआई ने जो एक चार्जशीट है वो दायर की थी और फिर कोर्ट ने इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। अब उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और जो मंत्री हैं उनके तमाम जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी हो रही है। मंत्री राजकुमार आनंद हैं, उनके तमाम जो ठिकाने हैं वहां पर ईडी रेड कर रही है। करीब 12 लोकेशन पर ये रेड हो रही है, जिसमें दिल्ली के अलावा कुछ और जगह हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये कस्टम की ड्यूटी चोरी का है, जिसमें 7 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी हुई थी और जिसमें यह भी एलिगेशन है कि हवाला चैनलों का प्रयोग किया गया और फिर ये पैसा चीन से मंगाया गया। तो अभी इस मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है और जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं राजकुमार आनंद, उनके और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर कुल 12 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और फिलहाल छापेमारी आज सुबह 7 बजे शुरू हुई है। अब तक छापेमारी में क्या मिला है इसकी डिटेल्स ईडी हो सकता है कि देर शाम दे, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आज ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ पहली बार होनी है, लेकिन उनके ईडी में आने के पहले ही ये दूसरी बड़ी कार्रवाई हो रही है जो दिल्ली सरकार के ही कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आपके पास हम आएंगे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से मुकेश बता रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो डीआरआई है उसकी तरफ से भी ये मामला देखा जा रहा है और पैसों के लेन देन का मामला है और हवाला के जरिए पैसे भेजे जाने का आरोप भी इसमें लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस फिलहाल इससे उस तरह से देख रही है ईडी और इसीलिए सिविल लाइन्स स्थित जो उनका आधिकारिक आवास है उस पर ईडी का सर्च जो है वो जारी है। और उधर शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हैं आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। तो और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो ये आशंका जाहिर कर रही है कि आज जब अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी तब उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इससे पहले सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल से अप्रैल के महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ये सवाल भी उठ रहा है कि केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं। पत्रकारों के पूछने पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी ने बुलाया है और हम जल्द ही आगे का प्लान बताएंगे। तो अब देखना होगा कि कुछ देर में और तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। पहले आपको सुनवाते हैं राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है।
देखिए 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है। कल की तारीख है। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे आगे का प्लान, और इस बारे में जैसे ही कोई सूचना मुझे प्राप्त होगी तो मैं अवश्य आपको उससे अवगत कराऊंगा। जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट कचहरी वकील एजेंसी जेल के चक्कर काटता रह जाएगा। पार्टी कैसे चलेगी? इसी श्रृंखला में एक योजना बनी और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। और हम रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का, जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है। शरद, यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहले ही ये आशंका जाहिर कर चुकी है। आपसे भी जब आतिशी की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें ये आशंका है कि उन्हें गिरफ्तार आज किया जा सकता है। क्या आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश हो रहे हैं या नहीं, इसको लेकर तस्वीर साफ हो पाई है? अदिति, बिल्कुल अभी अभी खबर आई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है, ईडी के समन का जवाब दिया है, चिट्ठी लिखी है ईडी को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो ये नोटिस है, ईडी का जो नोटिस उनको मिला था, ये गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कहने पर ईडी ने ये नोटिस मुझे दिया है और नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाऊं। जैसा कि मैंने अभी पिछले उसमें रिपोर्ट किया था कि आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है और आज अरविंद केजरीवाल का शेड्यूल भी है मध्य प्रदेश में सिंगरौली में जाने का, तो संभव है वो उसी का हवाला दे रहे हैं कि ये नोटिस इसलिए दिया गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए ना जा पाऊं। और वो मांग कर रहे हैं अपनी जवाब में कि ईडी ये नोटिस तुरंत वापस ले। लेकिन ये सब जो हमें पता लगा है कि ये कहा गया है, इसमें कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल ने अभी ये नहीं बताया है कि वो आज ईडी के दफ्तर जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है, बीजेपी के कहने पर भेजा गया है, चुनाव प्रचार में मैं ना जा पाऊं इसलिए इस तरह का नोटिस भेजा गया है, राजनीति से प्रेरित ये नोटिस है। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं ईडी के दफ्तर या नहीं जा रहे। लेकिन ये जिस तरह की भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, इससे लगभग ये साफ है कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो जब ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है और ईडी इस नोटिस को वापस ले तो राजनीति से प्रेरित है ये नोटिस, तो अगर अरविंद केजरीवाल वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो लगभग ये तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं, और जब ईडी को अरविंद केजरीवाल का जवाब मिलेगा तो फिर वो उसको स्टडी करने के बाद में संभव है एक फ्रेश समन भेजे, और इसमें डिटेल्स अभी और आएंगी कि अगर वक्त मांगा है तो कब तक का वक्त मांगा है या सीधा आउटराइट है, तो कब तक का वक्त मांगा है, या सीधा आउटराइटली ये कह दिया है कि नहीं ये नोटिस ही गैर कानूनी है और इसको वो कंटेस्ट करेंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे, ये अभी डिटेल्स कुछ देर में आएगी। ये अभी सूत्रों से जो हमें पता लगा है ये हम वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो लगभग तय मानिए कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। थोड़ी देर में डिटेल इसकी पूरी आ जाएगी। बिल्कुल शरद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल का ईडी को जवाब एक तरह से आया है यहाँ पर नोटिस, और कानूनी और राजनीति से प्रेरित अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कह रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। तो लगातार आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि केंद्र की सरकार जो है या बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, और अरविंद केजरीवाल का ये जो ईडी को जवाब है इसमें भी ईडी को यही कहा गया है कि आप बीजेपी के कहने पर ये नोटिस मुझे भेजा गया है, और नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार ना कर पाऊं और ईडी तुरंत नोटिस वापस ले। अगर ये बात शरद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी इस नोटिस को वापस ले, तो जो आप इसमें से पढ़ पा रहे हैं वो बात सही लग रही है कि वो आज पहुंचने वाले नहीं है ईडी के सामने, क्योंकि राघव चड्ढा ने भी उस वक्त कहा था हम आगे का प्लान बताएंगे। देखिए, बिल्कुल जो बीट रिपोर्टर होते हैं उनका मुख्य काम यही होता है कि रीड बिटवीन द लाइंस। तो इसलिए कल हमने राघव चड्ढा से पूछा था
कि क्या अरविंद केजरीवाल कल जो पूछताछ होने वाली है उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ कल जाएंगे या नहीं जाएंगे, स्पष्ट नहीं किया था। तो तब से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या वाकई मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि एक खबर यह भी आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल का मध्य प्रदेश में सिंगरौली में चुनाव प्रचार के लिए जाने का प्लान है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की जो एमपी यूनिट की अध्यक्ष है रानी अग्रवाल, वो चुनाव लड़ रही हैं, वहां की मेयर भी वो हैं, तो उसके लिए जाने का प्लान पहले से था और जिसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ होंगे। तो ये चर्चा पहले चल रही थी कि क्या अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आज रहेंगे या फिर ईडी के दफ्तर में आज पूछताछ के लिए जाएंगे। तो सीधे इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं कि वो कहां जाएंगे। तो लेकिन अब के इस जो ईडी के नोटिस का जवाब दिया है उससे ये समझिए कि अगर उनको जाना ही होता, आज पूछताछ में शामिल ही होना होता, तो फिर वो चले ही जाते, फिर उनको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जवाब तो वहां जाके भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर पहले जवाब दे दिया है तो इसका मतलब ये लगभग तय मानिए कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। और क्या उन्होंने कुछ समय मांगा है, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था कि सीबीआई जब मनीष सिसोदिया नहीं गए थे तो उन्होंने कुछ समय मांगा था और बजट का हवाला दिया था कि वो दिल्ली के वित्त मंत्री हैं, बजट बनाना है, तो कुछ समय मांगा था, लगभग 8-10 दिन का शायद समय मांगा था और 1 हफ्ते का समय उनको मिल भी गया था। तो क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समय मांगा है या पूरी तरह से ही इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है और इसको अदालत में कंटेस्ट करेंगे, चैलेंज करेंगे? ये अभी कुछ देर में साफ होगा जब चिट्ठी की डिटेल्स या उनके जवाब की डिटेल्स और हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन जो जवाब की डिटेल्स हैं उससे ये लगभग साफ मानिए कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो फिर गिरफ्तारी की बात भी जो चर्चा चल रही थी कि क्या गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, तो वो गिरफ्तारी की संभावना भी फिलहाल अभी नहीं है। बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास हम आते रहेंगे। तो यहाँ पर आज अरविंद केजरीवाल को पेश होना था ईडी के सामने, लेकिन उन्होंने उल्टा ईडी को जवाब दिया है और इस नोटिस को गैर कानूनी राजनीति से प्रेरित बताया है और बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजने की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ईडी इस नोटिस को वापस ले। अब देखते हैं कि क्या कुछ इस मामले में होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इधर मुश्किलों से गुजर रही है। एक और जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं उन पर भी ईडी का शिकंजा कसा है और उधर एक और सांसद की मुश्किलें जो हैं उधर बढ़ती जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा आज लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी। उनसे पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में पूछताछ होनी है। अब तक जो दस्तावेज और सबूत मिले उसके आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी। अब तक गृह मंत्रालय, आईटी विभाग और विदेश मंत्रालय ने कमेटी की ओर से जो रिपोर्ट और जानकारियां मांगी गई थी, एथिक्स कमेटी को अपना जवाब इन तीनों मंत्रालयों ने दे दिया है और सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा पहले अपना बयान दर्ज करवाएंगे और उसके बाद उनसे सवाल जवाब होंगे। इस बीच कल ये खबर आई जब हमने दिखाया था आपको एनडीटीवी इंडिया पर कि महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को चिट्ठी लिखकर कई सवाल इस कमेटी पर ही उठाए थे और साथ ही उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन की बात भी की थी जय अनंत देहाद्राई और दर्शन हीरानंदानी से। प्रशांत के पास हम चलते हैं जो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए। प्रशांत, इसमें जो शिकायत करता है, चाहे वो निशिकांत दुबे हो बीजेपी के सांसद, चाहे वो जय अनंत देहाद्राई हो, उन्होंने अपनी बात जो है वो एथिक्स कमेटी के सामने रख दी और एथिक्स कमेटी की जो पहली प्रतिक्रिया आई थी उस दिन जब आपने रिपोर्ट किया था वो यही थी कि ये प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया मामला गंभीर लगता है, आरोप बेहद गंभीर लगते हैं। अब आज महुआ मोइत्रा के लिए बड़ा दिन। जी बिल्कुल, देखिए अदिति, बड़ा दिन है और आज जो प्रक्रिया है वो आपने बिल्कुल बताया दर्शकों को कि किस जब 11 बजे महुआ मोइत्रा यहाँ पहुँचेंगी तो कमेटी के सामने ऐसा माना जा रहा है कि पहले वो अपना पक्ष रखेंगी, अपना बयान दर्ज करवाएंगी और जो कल उन्होंने चिट्ठी लिखी है विनोद सोनकर को जिसका आपने जिक्र किया, उसमें जो सवाल उठाए हैं उन्होंने, उन सवालों को भी वो ज़रूर अपने बयान में वहाँ पर दोहराएंगी। इसके अलावा जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उन पर उनका क्या कहना है वो उन बातों को रखेंगे। लेकिन दो चीज़ें कमेटी के पास पहले से मौजूद हैं, जो साक्ष्य और सबूत और दस्तावेज जो पहले से मौजूद हैं उसके आधार पर कमेटी उसके बाद उनसे सवाल पूछेगी। इसके अलावा निशिकांत दुबे और जयानंद देहाद्राई ने अपनी पेशी के दौरान जो बातें कही होंगी, जो साक्ष्य या जो सबूत कमेटी के सामने रखे होंगे, दस्तावेज, उसके आधार पर सवाल पूछेगी और कमेटी के सामने
गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इन तीनों की रिपोर्ट आ चुकी है। जो उन्होंने इन तीनों मंत्रालयों से जानकारियां मांगी थी वो जानकारियां आ चुकी हैं। उस आधार पर भी कमेटी उनसे सवाल जवाब करेगी। तो आज 11 बजे के बाद यही सिलसिला रहने वाला है। लेकिन उस बैठक के बाद कमेटी के आगे का क्या एजेंडा होगा, क्या रूपरेखा होगी कमेटी की, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि महुआ मोइत्रा लगातार ये मांग कर रही हैं कि दर्शन हीरानंदानी को न सिर्फ कमेटी के सामने बुलाया जाए, बल्कि उनको, महुआ मोइत्रा को उनसे क्रॉस एग्जामिन करने का भी मौका दिया जाए। इसके अलावा जयानंद देहद्राई से भी अब वो मांग कर रही हैं कि उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया जाए। तो क्या आज की बैठक के बाद कमेटी और किसी विटनेस को बुलाने वाली है, दर्शन हीरानंदानी को बुलाने वाली है, या उसको लगता है कि अब किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उसी आधार पर रिपोर्ट बना सकती है? तो दिलचस्पी इस बात को भी देखने में होगी कि आखिर कमेटी महुआ मोइत्रा के डिपोजिशन के बाद, उनकी पेशी के बाद, उनको सुनने के बाद आगे क्या कार्रवाई करती है। ये आज उसके बाद ही इस पर फैसला लेगी कमेटी। बिल्कुल प्रशांत, आज नज़र इस पर रहेगी इस पूरे देश की कि महुआ मोइत्रा क्या कुछ कहती हैं जब उनसे सवाल जवाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे। तो 11 बजे के बाद माना जा रहा है कि महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक प्रतिनिधिमंडल आज मनोज जरांगे पाटिल से मिलने उनके घर पर पहुंचेगा, उनके गांव पहुंचेगा, जहां वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए। कल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद सभी नेताओं ने मनोज जरांगे पाटिल से अनशन खत्म करने का अनुरोध किया था। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पाटिल अनशन पर है। कल सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को आरक्षण देने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रस्ताव पास हुआ था। लेकिन क्या मनोज जरांगे पाटिल मान जाएंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो क्या है मराठा आरक्षण का पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। मराठा आरक्षण का मुद्दा एकनाथ शिंदे सरकार के लिए अब भी सिरदर्द बना हुआ है। बुधवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शरद पवार, अशोक चौहान, नाना पटोले जैसे विपक्षी नेता शामिल हुए। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं सरकार ने बैठक में नेताओं को विश्वास दिलाया कि मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए ऐसा कानून बनाया जाएगा जो कि कानून की कसौटी पर खरा उतरे। यामध्ये चर्चेमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वांचीच भूमिका आहे, त्यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली। तशा प्रकारचा ठराव देखील करण्यात आला। इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका सर्व पक्षांनी घेतली। पिछले 2 दिनों से मराठा आरक्षण आंदोलन ने महाराष्ट्र में हिंसक रूप ले लिया है। सत्तारूढ़ दल के विधायक के साथ विपक्ष के नेताओं को भी निशाने पर लिया। कईयों के घर और दफ्तरों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद सरकार ने पुलिस विभाग को प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 90 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आंदोलन करण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल, मात्र हिंसेला कुठेही थारा दिला जाणार नाही। या संदर्भात आवश्यकतेप्रमाणे ॲडिशनल फोर्सेस मागवण्यात आलेले आहेत, मोबिलाइज करण्यात आलेले आहेत, ते ठिकठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहेत आणि जोपर्यंत या ठिकाणी शांतता होत नाही आणि अशा फोर्सेसला त्या ठिकाणी पकडलं जात नाही तोपर्यंत पोलिसाची कारवाई सुरू राहील। मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में कोई नई बात नहीं है। 1980 से ही मराठा समुदाय आरक्षण की मांग करता रहा है।
28 साल बाद फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय को SEBC कानून के तहत 16% आरक्षण दिया। 2019 में आरक्षण को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षा में 12 और नौकरियों में 13% आरक्षण दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को रद्द करते हुए कहा कि 50% की अधिकतम सीमा से अधिक आरक्षण देने का कोई असाधारण स्थिति नहीं दिखाई देती। मराठा समुदाय मूलतः महाराष्ट्र में खेती किसानी का काम करता आया है, लेकिन इस समाज के ओहदे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो अब तक के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 18 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उसमें से 12 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आते हैं। उसके बावजूद ये समुदाय महाराष्ट्र में अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति क्या है? अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, पिछड़ा वर्ग 19%, विशेष पिछड़ा वर्ग 2%, विमुक्त जाति 3%, विमुक्त जनजाति ब 2.5%, विमुक्त जनजाति धनगर सी 3.5%, विमुक्त जनजाति ड 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है। राज्य में फिलहाल 62% तक आरक्षण पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार के लिए मौजूदा स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। मराठाओं को अगर ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी समाज नाराज हो सकता है, और अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया तो इसका राजनीतिक नुकसान भी चुनाव के दौरान सरकार को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। उधर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मनोज जरांगे पाटिल के अनशन को खत्म करने की है, लेकिन पाटिल पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाटिल और विपक्ष ने सरकार से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष विधानसभा का सत्र लेने की मांग की है, लेकिन उनकी मांग को सरकार ने मंजूर नहीं किया है। गौर-गरीब मराठा जी है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कायदा भी और संविधान भी बोलता है कि जो मागा सिद्ध हो चुके हैं वो समाज आरक्षण में जाना चाहिए। ये संविधान और कायदा ही बोलता है। मराठा तो मागा सिद्ध हो गया है, फिर भी इसके बावजूद दूसरी बाजू मराठों को ऐसी है कि जाति जो निर्माण हुआ है वो उनके व्यवसाय से निर्माण हुए वाले। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो आप लोगों ने जो मांग की है कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्या वो मान्य हुई? यहाँ पर क्या कहा सरकार? नहीं, वो सरकार ने उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं की, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं की, ना सरकार के तरफ से ऐसा प्रस्ताव रखा गया। और रहा सवाल कि ये आंदोलन तुरंत खत्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, तो सरकार ने पहल करना चाहिए। ये हमने आज सरकार को बताया कि आप पहल करके इसको समाप्त किया जाए। साफ है कि इस आरक्षण के मुद्दे ने शिंदे सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब मणिपुर की बात करते हैं, जहां पर राजधानी इंफाल में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। भीड़ ने यहां पर पुलिस से हथियार तक छीनने की कोशिश की है और भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। राजधानी इंफाल में कर्फ्यू में ढील को फिलहाल फिर से रद्द करना पड़ा है। कुकी जोमी आदिवासी संगठनों ने 48 घंटों का बंद बुलाया है। ये संगठन मोरहे से सुरक्षा बलों की वापसी की मांग कर रहे हैं और इससे पहले हमने देखा था कि मोरहे में एक पुलिस अधिकारी की भी जान गई थी और 3 कांस्टेबल जो हैं उन्हें गोली लगी थी, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। तो लगातार अलग अलग हिस्से जो हैं वो अभी भी तनाव झेल रहे हैं यहाँ पर, और 48 घंटों का बंद कुकी जोमी आदिवासी संगठनों ने बुलाया है। इजराइल हमास जंग के बीच पहली बार गाजा और मिस्र के बीच की जो रफाह बॉर्डर है उससे लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। कतर में हुई बैठक के बाद मिस्र ने करीब 400 विदेशी पासपोर्ट धारकों को, जिसमें अधिकतर अमेरिकी हैं और उनके साथ कुछ गंभीर रूप से घायल लोगों को, मिस्र में एंट्री दे दी है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग के बाद ये पहली बार है जब मिस्र ने यहाँ से लोगों को अपने यहाँ आने की अनुमति दी है।
और इजराइल हमास युद्ध के बीच एक दस्तावेज के लीक होने की खबर आई है, जिसे लेकर भारी विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। इजराइल हमास युद्ध के बीच एक ऐसे दस्तावेज के लीक होने की खबर आई है जिसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। इस दस्तावेज के मुताबिक इजराइल की योजना गाजा के लोगों को मिस्र के इलाके सिनाई में भेजने की है। इस प्रस्तावित योजना को इजराइल की सेना ने तैयार किया है, ये बताया गया है। विकिलीक्स ने इस दस्तावेज के साथ अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि हमास के हमले के एक हफ्ते बाद इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस ने 10 पन्नों की एक गुप्त जो योजना है वो तैयार की, 10 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया और इस योजना में गाजा की फिलिस्तीन आबादी को मिस्र के सिनाई में भेजने की बात है। इस योजना को बताते हुए लिखा गया है कि जमीनी अभियान शुरू करने से पहले इजराइल की रणनीति पहले उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी गाजा जाने का निर्देश देने की है, जो कि उसने दिया भी। जिस तरीके से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह के बार बार निर्देश दिए गए और जो इजराइल की सेना है उसने खास जोर दिया कि 11 लाख जो लोग हैं वो दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं और इसके बाद उत्तरी गाजा से ऑपरेशन शुरू कर दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ने की है। जो मिलिट्री ऑपरेशन उसने उत्तरी गाजा से शुरू किया है। सैन्य ऑपरेशन के दौरान दक्षिणी गाजा से लगने वाले मिस्र के राफा क्रॉसिंग को यानी कि उस पॉइंट को खाली रखने की बात भी इस दस्तावेज में की गई है, ताकि लोग आसानी से उधर जा सकें, यानी कि मिस्र की सीमा में जा सकें। मिस्र के सिनाई के उत्तरी इलाके में तंबुओं की जो बस्तियां हैं और जो शहर हैं वो बसाए जाएं, ताकि फिलिस्तीनी आबादी को वहां जो रखा जा सके, वहां पनाह दिया जा सके। ये दस्तावेज सबसे पहले हिब्रू की एक वेबसाइट मेकोमिट पर आई। इस वेबसाइट के मुताबिक इस दस्तावेज पर इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से सत्यापन जो है वो किया गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इस दस्तावेज को काल्पनिक अभ्यास और महज एक कॉन्सेप्ट पेपर बताकर इसे खारिज करने की कोशिश की है। लेकिन इस दस्तावेज के सामने आने के बाद फिलिस्तीनी सरकार और मिस्र की सरकार दोनों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। मिस्र को लगता है कि इजराइल की योजना गाजा की समस्या को मिस्र की समस्या बनाने की है। इतनी बड़ी आबादी यानी कि 23 लाख के आसपास आबादी है गाजा की, उसको मिस्र में विस्थापित करने से मिस्र में दिक्कतें पैदा होंगी और फिलिस्तीन को लगता है कि इस तरह की योजना के जरिए इजराइल की मंशा पूरे गाजा पर कब्जे की है, वो भी पूरी फिलिस्तीन आबादी को गाजा से बाहर का रास्ता दिखाकर। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नाबिल अबू रुदैनेह का कहना है कि हम इस तरह फिलिस्तीनियों को कहीं भी भेजे जाने के खिलाफ हैं। अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो इसे नहीं होने दिया जाएगा। जो 1948 में हुआ उसे नहीं दोहराने दिया जाएगा। अब सवाल है कि 1948 में क्या हुआ, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। 1948 में जब इजराइल बना, उससे पहले के युद्ध के दौरान मौजूदा इजराइल के इलाके से करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा। फिलिस्तीन में इसे नकबा या तबाही के रूप में जाना जाता है। जो अब इजराइल का क्षेत्र है, उस इलाके से फिलिस्तीनी अपने घरों में ताला लगाकर इस उम्मीद में भागे कि शांति होगी तो लौट आएंगे, लेकिन आज तक वो लौट नहीं पाए। इजराइल ने उन्हें लौटने नहीं दिया। उन फिलिस्तीनियों की आबादी अब तकरीबन 60 लाख है और ये 1948 में 7 लाख भागे थे, जो अब 60 लाख हो गए हैं और वे वेस्ट बैंक के अलावा लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के शरणार्थी जो शिविर हैं वहां पर रह रहे हैं। गाजा के अधिकतर निवासी भी फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं जो मौजूदा इजराइल के सीमावर्ती इलाकों से तब भागकर गाजा पहुंचे थे। इस बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल की सेना उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा को बांटकर पूरी फिलिस्तीन आबादी को दक्षिणी गाजा में सिमटा देना चाहती है, क्योंकि उत्तरी गाजा हमास का केंद्र है और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल की जो सेना है यहाँ अपना लंबा ऑपरेशन चलाना चाहती है और साथ ही साथ ये भी चाहती है कि उस पर आम लोगों की जान लेने का आरोप न लगे। और यही वजह है कि वो उत्तरी गाजा से 11 लाख जो आबादी थी उनको बार बार उन्होंने कहा कि दक्षिणी गाजा चले जाएं और तकरीबन 8 लाख की आबादी जो है वो दक्षिणी गाजा जाने को मजबूर हो चुकी है। और अगर पीएम नेतन्याहू की सिनाई योजना पर सही में अमल होता है तो इससे अरब देशों के गुस्से को रोकना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। लेकिन देखना है कि क्या वाकई में इस योजना पर इजराइल अमल करता है या वाकई में महज एक काल्पनिक दस्तावेज है।